हेलो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेंस्टीन थ्योरी की, लगभग 1868 में। प्रपोज्ड बाय हेंस्टीन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the tissues of plant body originated by a mass of meristems. Where these are following three histogens. हिस्टोजेंस की अगर अपन बात करें तो हिस्टोजेंस का मतलब हो गया एक तरीके से लेयर्स, ठीक है। हिस्टोजेंस या स्ट्रेटोस्फेयर्स can be distinguished. DISTINGUISHED, दोबारा लिख देता हूं। First name is dermatogen. अगर अपन इनटू ग्रीक लैंग्वेज की बात करें या ग्रीक मीनिंग की बात करें, इन ग्रीक मीनिंग डर्मा इज इक्वल्स टू स्किन, सॉरी, डर्मा इज इक्वल्स टू स्किन, एक चीज। और अगर वहीं अगर अपन डर्मा का मतलब हो गया स्किन और जन का मतलब हो गया प्रोड्यूसर, उत्पन्न करने वाली, अर्थात वो लेयर्स या वो सेल्स जो कि स्किन को या आउटर लेयर को जनरेट करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टम टिश्यूज, सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, so it is the outermost layer of meristems. ठीक है। दूसरी लाइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इट गिव राइज टू
एपिडर्मिस, क्योंकि इसका एक ही कार्य है, शीर्षस्थ है, आवरण बना रही है, सो इट गिव राइज टू एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस ऑन शूट ऑर्गन्स, कंप्लीट शूट एंड रूट ऑर्गन्स। रूट पर और शूट पर ये आवरण या अध्यावरण बनाने का कार्य करती है। present as single layer, present as single layer and divide in anticlinal plane. ऊपर का मिटाना होगा, यहीं पे समाकलित कर लेते हैं इसको। सेकंड हम यहां पे बात करें तो यहां पे हम ऐड कर सकते हैं पेरिबेलम। पेरिबेलम को अगर हम हिंदी में लिखें तो पेरिबेलम का होता है एक तरीके से वल्कुटजन, जिसको हम बार बार ग्राउंड टिश्यूज मेरिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स के डेवलपमेंट का ओरिजिन भी मान सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ग्रीक मीनिंग पेरिबला इक्वल्स टू आउटर क्लोथिंग्स, ठीक है, आउटर क्लोथिंग्स टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोथिंग्स का मतलब आउटर रक्षात्मक कवर के अलावा क्लोथिंग्स की लेयर्स भी तो होती हैं, तो यहाँ पे मैनी मोर लेयर्स के रूप में है। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक सिंगल लेयर्स के रूप में, सिंगल लेयर के रूप में एपिडर्मिस आ चुकी है। प्रेजेंट इंटरनल टू डर्मेटोजन एंड पेरिफेरल टू प्लीरोम। डर्मेटोजन के अंदर की तरफ स्थित है तथा प्लीरोम, जिसे हम रंभजन कहेंगे, जो कि वैस्कुलर टिश्यूज का इनिशिएटिव का कार्य करेगा, तो प्लीरोम जो है उसके एक तरीके से चारों तरफ मतलब उसके बाहर की सराउंडिंग्स के रूप में होगा। इसलिए हमने कहा प्लीरोम का तो परिधीय हिस्सा बनाती है और डर्मेटोजन के आंतरिक संरचना को बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लीरोम और डर्मेटोजन के बीच का उत्कीय एक तरीके से लेयर है। ठीक है, तीसरा डिवीजन
occurs in all plane। कौन कौन से? एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल प्लेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कार्य जो है वो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में टू फॉर्म या गिव राइज टू एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट गिव राइज टू इंटरनल ग्राउंड टिश्यूज। जो भरण ऊतक है उसको ये यहाँ पे क्या करती है, उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है या ये उत्पन्न करती है, जिसमें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टेम्स में एंड रूट्स में मैनी मोर टिश्यूज, जिसके लिए अगर अपन कहें तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी टिश्यूज एंड पिथ, रूट में और शूट में, ठीक है, ये वहां पे बना रही है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ अगर हम समझे एस्ट्रोजन को तो हम केवल इतना से कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ऑरिजिनेट करता है प्लांट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम सेल्स से है जिनको हम अलग अलग लेयर्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो इसको मिटा देते हैं, हमें स्थान चाहिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि वेयर दीज आर फॉलोइंग इन 3 हिस्टोजन सेल्स वो कैन बी डिस्टिंग्विश। तो हमें 3 हिस्टोजन्स या 3 लेयर्स में इन्हें परिलक्षित कर सकते हैं या विभेदित कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हो गया डर्मेटोजन, पेरिवेलम। अब हम थर्ड वन जो है वो यहाँ पे करते हैं प्लीरोम। प्लीरोम को हम हिंदी में रंभजन भी कह सकते हैं। रंभ का मतलब हो गया इनिशिएटिव ऑफ स्टील, स्टील का मतलब वेस्कुलर टिश्यूज, जो कि सेंट्रल पार्ट बनाता है किसी भी प्लांट बॉडी का, ठीक है। और एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हर चीज में इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग, इन ग्रीक लैंग्वेज या इन ग्रीक मीनिंग, प्लीरोम का मतलब होता है फिल्स, भरण, केंद्रीय भाग को भरने वाला या मैकेनिकल सपोर्ट देने वाले टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, the central core region of shoot and root, शूट में और रूट में केंद्रीय भाग धारण करता है, इसलिए हम इसे कोर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इन this region the cell
आर हाईली डिफरेंशिएट सो so this zone या layer, so this zone are composing in very irregular इरेगुलरिटी तो आएगी क्योंकि यहां पे अगर अपन बात करें लिख देते हैं बिकॉज क्या आ गया, इट गिव राइज टू सेंट्रल वैस्कुलर टिश्यूज। सेंट्रल वैस्कुलर टिश्यूज इंक्लूडिंग पित्त। पित्त को भी अगर हम इंक्लूड करें तो केंद्रीय भाग जो है वो इसी के द्वारा कोड किया जा रहा है। हालांकि हम पेरिवेलम के द्वारा यहाँ पे पित्त का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं क्योंकि पित्त जो है पेरेन्काइमेटस टाइप सेल्स हैं और यहाँ पे अगर हम प्लीरोम की बात करें तो उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रोकैम्बियम से हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पित्त को भी इंक्लूड किया है वैस्कुलर टिश्यूज के रूप में। अब वैस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो वैस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है फ्लोएम, और वैस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है, जाइलम। फ्लोएम सेल्स एंड जाइलम सेल्स। फ्लोएम की हम बात करें तो इसमें हाईली कंपैरिजन जो हमने इरेगुलरिटी की बात करी है वो इरेगुलरिटी क्यों आ रही है, इरेगुलरिटी आ रही है कोशिकाओं के विभेदन में और कोशिकाओं की संरचना में। क्यों? क्योंकि फ्लोएम के अंदर 3 जीवित कोशिकाएं अलग अलग आकार की, साइव ट्यूब, साइव क्या बोलते हैं प्लेट्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरेन्काइमेटा है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर्स है। वहीं अगर अपन जाइलम की बात कर रहे हैं तो हायर क्रिप्टोगेम्स मतलब एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो उसमें है ट्रैकिड्स, उसमें है वेसल्स, उसमें है जाइलम क्या बोलते हैं फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही है। तो ये बहुत ही इरेगुलर शेप एंड साइज है। अगर अपन पेरेन्काइमा या कॉर्टिकल सेल्स की बात करें, जैसे कॉर्टेक्स है, सभी कोशिकाएं एक समान है, एंडोडर्मिस है, सभी कोशिकाएं एक समान है, पित्त की हम बात करें तो सभी कोशिकाएं एक समान है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर इसकी तुलना में ये करें तो इनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हमें देखने को मिल रही है। कंपोजिंग। अब इसी के साथ जो हैंस्टीन थे उन्होंने अपने इस मत को और ज़्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा इसके अंदर कमिटमेंट किया या एक बहुत बड़ी बात कही, और वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन इन दिस थ्योरी all these 3 histones या layers, all 3 histones या layers की अगर अपन बात करें
तो राइज फॉर्म इंडिपेंडेंटली, गिव राइज इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, इनिशिएशन टू एन ऑर्गन्स। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने एपिकल सेल थ्योरी को नेग्लेक्ट किया या सप्रेस किया कि एक कोशिका से सारी चीजें कैसे बन सकती है, जबकि प्रत्येक कोशिका का उद्गम एक विशेष प्रकार की आरंभिक या इनिशियल सेल से होता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एपिडर्मस टिश्यूज जो है वो डर्मेटोजन इनिशियल से डेवलप होते हैं, जो ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस हैं वो पेरिबेलम से जो है वो इनिशिएट होते हैं, और उसी तरीके से जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो प्लीरोम से देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही बात की हम विवेचना करें तो उनकी यही थ्योरी उनका सबसे बड़ी कमी भी आ गई। कैसे? सबसे बड़ी कमजोरी उनके इस थ्योरी में यही हुई कि यहाँ पे जो नई अवधारणा है वो ये कहती हैं कि ये विभेदन एक ही कोशिका से हुआ है, मतलब विभाजन और विभेदन, अतः आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कोशिका दूसरे फॉर्मेट की कोशिका को भी बना सकती है या डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ये चीज़ उसकी जेनेटिक्स, उसके क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं घटना काल है उसके ऊपर, या फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है उसके द्वारा चेंज या एडेप्टेबल हो सकती है। ये सबसे बड़ी चीज़ थी और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। जैसे उन्होंने कहा कि प्लीरोम केवल यही बनाएगा और पेरिबेलम केवल यही बनाएगा, तो अगर आप यहाँ एक चीज़ देखें तो हमने पेरिबेलम से भी पित्त को दिखाया है और प्लीरोम से भी पित्त को दिखाया है, और मैनी मोर एंजियोस्पर्म्स में इस चीज़ को देखा गया कि आवश्यकता पड़ने पर जो एपिकल लेयर्स हैं वो दूसरे टिश्यू ऑर्गन्स को भी बनाने में सहायक होती हैं। जैसे डर्मेटोजन की कुछ लोअर सेल्स जो हैं वो पेरिबेलम की सेल्स में रूपांतरित होते हुए देखी गई हैं। उसी प्रकार पेरिबेलम की जो सेल्स हैं पेरिबेलम की, वो प्लीरोम की कुछ सेल्स को बनाते हुए, जैसे कि पेरिसाइकल सेल्स या मेडुलरी रेज को कोड करते हुए देखी गई हैं। तो अब इन सारी चीज़ों में फाइनली आवृत बीजियों के लिए काफ़ी लंबे समय तक इस मत को स्वीकार किया गया, लेकिन आधुनिक अवधारणा और इन थ्योरी के आने के बाद इसे भी धीरे धीरे क्या किया गया, सप्रेस या नेग्लेक्ट किया गया। अब इसके बाद जो आया वो था बाय स्मिथ। फॉस्टर ने इसको समझाया या इसको सत्यापित किया और उन्होंने 3 की जगह, हाँ एक और सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पे नहीं बता रहे वो ये है कि हैंस्टिन ने जो 3 लेयर्स बनाई उसमें डर्मेटोजन को तो फिर भी हम आसानी से समझ सकते हैं या परिलक्षित या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित भी कर सकते हैं, लेकिन पेरिबेलम एंड प्लीरोम जो है इन दोनों अवस्थाओं में या इनकी कोशिकीय संरचना को हम विभेदित नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन दोनों का विभेदन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक फिजिकल उनके ऊपर क्या बोलते हैं प्रभाव था कि जब आप दोनों सेल्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते तो हम 2 लेयर्स मान कैसे सकते हैं। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए फिर आधुनिक अवधारणा के साथ लगभग 1900 करीब 24 के करीब थ्योरी आई ट्यूनिका एंड कॉर्पस। तो उसमें स्मिथ जो थे उन्होंने अपनी थ्योरम में एपिकल जो मेरिस्टम है उसको 2 लेयर्स में परिलक्षित किया। ये पूरा ही मिटा देते हैं। थर्ड वन इज ट्यूनिका कॉर्पस। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की अगर अपन बात करें तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं
कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी सबसे पहले प्रपोज्ड बाय स्मिथ। लगभग 1924, और क्या बोलते हैं, इसी को सत्यापित किया या इसको समझाया या इसके हक में जो मान्यता दी वो दी किसने? बाई फॉस्टर। तो ये दो नाम हैं। उनके अनुसार जो एपिकल मेरिस्टम है वो दो भागों से मिलके बना हुआ है। स्मिथ distinguish that the shoot apical zone या region that the shoot apical region made up of two tissue zones termed as, first is tunica। ये बिल्कुल मेंटल के समान परिलक्षित होती है ट्यूनिका। एंड इसी में अगर अपन सेकंड बात करें तो दैट इज कॉर्पस। ये कोर के समान संरचना है, ठीक है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। यहां पे अगर अपन ट्यूनिका की बात करें tunica is the peripheral zone, जोन ही कर देते हैं, पेरिफेरल जोन ऑफ शूट एपिकल। consist of one or more layers, ठीक है, in monocot about 1 to 4 layers, लगभग 1 से 4 तक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि सिंगल लेयर बट सिंगल लेयर इन जनरली। अधिकांशतः अगर हम बात करें तो सिंगल लेयर ही मिलती है, तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे।
हम यहाँ पे इस चीज़ को ही इम्पोर्टेंस देंगे कि मोनोकॉट में ट्यूनिका की एक ही परत पाई जाती है। ठीक है, कुछ अपवाद स्वरूप अगर हम बात करें तो हम एक से 4 लेयर तक भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम अपवाद स्वरूप। मैक्सिमम जो है या अधिकांशतः जो है वो हमें मिलता है कैसा, सिंगल लेयर। ठीक है, इन डाइकॉट्स अबाउट 1 to 5 सेल लेयर्स। ठीक है, बट 2 सेल लेयर आर जनरली। ठीक है, तो यहां पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये आ रही है कि 2 कोशिकाओं की जो लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सेल लेयर मतलब डाइकॉट्स के अंदर इसकी परतें हैं 2, जबकि मोनोकॉट के अंदर इसकी परतें कितनी आ रही है, एकल। दूसरा भाग अगर अपन यहां कहें तो हम ले सकते हैं एक एग्जाम्पल और यहां पे ले लेते हैं जैंथोरोइया मीडिया का। ये मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दे चुका है। जैंथोरोइया मीडिया। अबाउट 18 सेल लेयर्स। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शूट अपेक्स की सबसे वृहद एंजियोस्पर्म्स में सबसे बड़ी चौड़ाई भी बताई थी, लगभग 1283 मिली माइक्रोन की इसकी साइज बताई थी। वहीं जैंथोरोइया मीडिया जो है इसकी ट्यूनिका जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो लगभग 18 कोशिकीय परतीय पाई जाती है, मतलब 18 परतें इसमें पाई जाती है, जो कि संख्या में सबसे अधिक है अपवाद स्वरूप। This layer have only anticlinal division। एक ही प्लेन है, इन 2 सिंगल प्लेन। ठीक है, सिंगल प्लेन के अंदर ही ये करती है अपना काम। ठीक है, जिसकी वजह से अगर अपन कहें तो ये केवल परत के रूप में ही परिलक्षित होती है, कभी भी ऊंचाई या मोटाई नहीं। स्ट्रिक्टली पेरिफेरल डिवीजन इस सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल कौन सा, एंटीक्लिनल डिवीजन मिलता है। हाँ, एक अपवाद बता देते हैं, जैसे कि बड इनिशियल्स या लीफ इनिशियल सेल्स जो हैं उनकी प्रमोटिंग के लिए इनमें कभी कभी पेरिक्लिनल डिवीजन भी देखने को मिलता है, अन्यथा इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन ही होता है। ये भी लाइन क्या हो गई, इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट्स में इसकी लेयर सिंगल है, इसके अलावा और हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन डाइकॉट्स के अंदर जो है वो इसकी परतें कैसी हो गई, 2। अब अगर अपन दोनों परतों की बात करें तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं। ये तो हो गया डोम शेप एपिकल मेरिस्टम,
ठीक है, तो ये जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका, आउटर लेयर, जिसे हम एक तरीके से नाम दे सकते हैं आउटर लेयर को यहां पे सेंट्रल एपिकल जोन। ठीक है, इसमें केवल और केवल विभाजन जो है वो कौन से हो रहे हैं, एंटी क्लिनल, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब इसके अलावा हम यह कहें तो ये जो दूसरी लेयर है डाइकॉट्स में ये कौन सी है, तो इसका मतलब ध्यान रखना बिटवीन एपिकल जोन, बिटवीन एपिकल जोन एंड फर्स्ट लीफ प्रिमोर्डिया। रीजन और कर देता हूं, रीजन बिटवीन ये भाग फर्स्ट प्रीमोर्डिया या लीफ इनिशियल की हम बात करें तो लीफ इनिशियल और एपिकल सेल के बीच का जो भाग है ये यहां तक का ये जो जोनेशन है दैट इज ट्यूनिका लेयर सेकेंड। ट्यूनिका लेयर सेकेंड एंड ये वाली जो लेयर है ये हो गई ट्यूनिका लेयर फर्स्ट। और इन दोनों लेयर्स में रेस्ट्रिक्टली एंटीक्लिनल डिवीजन ही देखने को मिलता है, पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस सेकेंड जोन में लीफ प्रिमोर्डियाज या बर्ड्स के लिए जो है वो पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉर्पस की, तो इसको रब कर देते हैं। कॉर्पस रीजन या कॉर्पस जोन, कॉर्पस के लिए अगर अपन कहें तो ट्यूनिका के नीचे वाला भाग है ये। Corpus is the inner zone of tunica। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स या ऑफ सेवरल layer about 1 to 9 cells, 1 से 9 कोशिकाएं पड़ती है ये संरचना हो सकती है, पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्यूनिका कार्पस को पूर्ण रूप से कवर्ड रखती है। ठीक है, ढके हुए रखती है। कार्पस हमें बाहर से परिलक्षित नहीं होता। ट्यूनिका ओवर आर्क कार्पस,
पूरी रूप से इसको हावी रहती है, इसके ऊपर ढके रहती है, और ट्यूनिका की लेयर्स या उसी के डिवीजन से कॉर्पस रीजन जो है वो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो जगह है मैस्मेटिक, ये ट्यूनिका की तुलना में बहुत बड़ी है और इसमें कोशिकाओं की जो संख्या है वो भी क्या है, ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत बड़ा एरिया है। So the initial of corpus are difficult to differentiate with tunica. अतः कॉर्पस जो है उसकी इनिशिएटिव सेल्स या इनिशिएटिव जो सेल्स है उन्हें ट्यूनिका से पृथक आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इनके बीच में फर्क पड़ रहा है। इन दिस रीजन the initial cells dividing in all planes, कौन कौन से, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल, दोनों प्रकार से इसमें विभाजन होता है, इसलिए चौड़ाई, आयतन, आकार सारी चीजें बढ़ती हैं। कॉर्पस कंसिस्ट सेवरल जोन्स। कॉर्पस की हम बात करें तो इसको भी हम लगभग 3 जोन्स में या 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं, या कंपोज्ड ऑफ 3 जोन, कंपोज्ड या कंसिस्ट ऑफ 3 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। कंसिस्ट भी लिख सकते हैं, कंपोज्ड भी, ऑफ 3 जोन्स। First is zone of central mother cell. जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल, और इसके लिए कह सकते हैं दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्पस। डिवीजन की बात करें तो इसमें जो डिवीजन है वो अभी कैसा हो रहा है, एंटीक्लिनल ही हो रहा है, और इसकी जो सेल्स है, सेल्स आर लार्ज पॉलीगोनल, बहुभुजीय। कोशिकाएं कैसी हैं, बड़ी हैं और बहुभुजीय, क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल,
and irregular, अनियमित प्रकार से व्यवस्थित हैं। कोई फिक्स पैटर्न जो है इनके बीच में नहीं है, लेकिन अंतराकोशी के अवकाश अभी नहीं पाया जा रहा। एक नई आधुनिक अवधारणा में हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कॉर्पस की इनिशिएटिव सेल्स लेयर है या आरंभिक कोशिकाओं का कार्य करती हैं, और इन कोशिकाओं का ट्यूनिका लेयर्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेशन लिंकिंग होती है, और यही लिंकिंग जो है वो ट्यूनिका लेयर्स के सेल टू सेल या सेल कंट्रोल डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने में कार्य करती है या जरूरी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, जो बीच में हमने खंभ के रूप में बात किया था वो हो गया रिब मेरिस्टम। इसे हम पिथ या मेडुलरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं। रिब जो है वो केंद्रीय भाग के रूप में परिलक्षित हो रहा है, और यहां हम लिख सकते हैं कि दैट बिलो द सेंट्रल मदर सेल occurs below the central mother cell, सेंट्रल मदर सेल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ के लिए अगर अपन लिखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस भाग में दोनों टाइप के डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से यह केंद्रीय भाग बना रहा है, पिथ रीजन्स एंड सारे के सारे। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सेल्स आर वैक्यूलेटेड एंड इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट। कोशिकाओं में अंतराकोश के अवकाश देखने को मिल रहे हैं। कोशिकाएं जो हैं वृहद हो चुकी हैं, मोटी भित्ति युक्त हो चुकी है, जीवद्रव्य में पूरा सघन नहीं रहा है, और अब ये कोशिकाएं अगर अपन कहें तो विभाजनशील कम होती जा रही हैं और डिफरेंशिएशन की ओर जो है वो अधिक अग्रसर होती जा रही हैं, और इनकी वजह से यहाँ पे सेल्स कैसी हो रही है, रिक्तिकामय हो रही हैं या वैक्यूलेटेड हो रही हैं। थर्ड लेयर जो हम बात करें वो हो गया यहाँ पे पेरिफेरल मेरिस्टम। पेरिफेरल मेरिस्टम की अगर अपन कहें तो पेरिफेरल मेरिस्टम को हम कह सकते हैं फ्लैंक मेरिस्टम। आल्सो नोन एज फ्लैंक मेरिस्टम, और ये कह सकते हैं कि ये इस भाग को घेरे हुए परिधीय भाग को बनाता है, या जो आउटर बाहर का जो लेयर है उनको ये बनाता है पेरिफेरल की ओर। और इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों टाइप का डिवीजन देखने को मिल रहा है। सेल्स डिवाइड इनटू ऑल प्लेन, एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल एंड ऑब्लिक, त्रियक। तीनों तलों में कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित हो रही हैं। ठीक है, और मैक्सिमम प्लांट्स में जो है एंजियोस्पर्म्स में इसी टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कोशिका से हमने सब कुछ नहीं माना है, अपर ट्यूनिका लेयर्स को एक आवरण के रूप में और एक विभाजन करने वाली कोशिका या लेयर के रूप में माना है। बाकी का जो डिफरेंशिएशन है सारा का सारा हमने नीचे की सेल से माना है, कोर से। यही कारण है कि इस मत को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, या इसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत की श्रेणी में हम ले सकते हैं, और शूट एपिकल थ्योरी में हम इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्रदान करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट रूट्स या लीफ से संबंधित जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। थैंक्स।